Hello, lovely children. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were talking about the second chapter of history, New King and New Kingdom. In last video, we we were doing about what type of density in 17th century and which density are doing rules in this in that period. Okay. तो कौन सी डेंसिटी थी वो जो उस टाइम पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, पोल, चौहान, ये सारी क्या थी, मेजर डेंसिटी थी। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्या किया था, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। पूरे स्टेट को क्या है, जागीर में डिवाइड किया गया था और जागीर को कौन हेल्ड करता था, कौन संभालता था? जागीरदार संभालते थे। ठीक है, और जागीरदार कौन होते थे? ये किससे रिलेटेड टू दी किंग, ये राजा से रिलेट होते थे। साथ के साथ ये क्या करते थे, रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, किससे कलेक्ट करते थे? फार्मर से कलेक्ट करते थे। और रिवेन्यू किस टाइप का होता था, कैसा होता था? फिक्स होता था। ठीक है, कि कितना देना है फिक्स था, ये नहीं है किसी ने 10 रुपये दे दिए, किसी ने 20 रुपये। उस टाइम पे क्या है, पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, अपना अनाज वगैरह जो भी उनके पास प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्ट होता था, वो उसको दे देते थे एज अ रिवेन्यू। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा जो जागीरदार थे उनके पास क्या थी, एक आर्मी भी थी। ठीक है, वो आर्मी भी रखते थे। और जब भी मिलिट्री की सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस है, मिलिट्री की सर्विस राजा को होती थी। ठीक है, दे गेव मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो जागीरदार हैं वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, किसको? किंग को करते थे, जब भी उस राजा को ज़रूरत होती थी। ठीक है, आगे आज हम आगे करेंगे इसमें। बट जागीरदार ओफन क्वेल्ड विद ईच अदर, लेकिन क्या होता था, जो जागीरदार थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी, उनके आपस में बीच में किसी तरह की राजनीतिक एकता नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी उनके अंदर नहीं थी। और जो नॉर्दर्न इंडिया है, आज के टाइम में नॉर्थ पार्ट में जो हमने डेंसिटी की है, ये क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इस साइड के उत्तर प्रदेश, इस साइड के एरिया में ये डेंसिटी थी उस टाइम पे जो रूल कर रही थी। तो ये क्या करते थे, नॉर्दर्न इंडिया को डिवाइड किया हुआ था स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में। ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, यानी कि जो जागीर थी, उसमें डिवाइड किया हुआ था। द किंग वाज टोटली डिपेंड ऑन द जागीरदार, जो राजा होता था डेंसिटी का, जो भी साम्राज्य होता था उस टाइम पे, तो वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड था? जागीरदार के ऊपर डिपेंड था। ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी जागीर में डिवाइड था, तो जागीर का कौन कर रहा था, जागीर को हेल्ड कौन कर रहा था? जागीरदार। तो राजा को ये था कि जागीरदार अपने आप संभाल लेगा, मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कंट्रोल नहीं करके रखते थे उस टाइम पे, और आपस में ही झगड़ते रहते थे। ओके, द किंग वाज टोटली डिपेंड ऑन, उनके ऊपर डिपेंड था। हु लिव्ड इन अ ग्रेट स्प्लेंडर्स, जो ज़्यादातर कहाँ लिव करते थे? ग्रेट स्प्लेंडर, यानी कि बहुत अच्छे से अपनी लाइफ है वो स्पेंड करते थे। ठीक है, जो किंग है, राजा है, उस टाइम पे बहुत अच्छे से लग्जरी लाइफ हम कह सकते हैं वो स्पेंड करते थे। राजा लोग तो पहले ही, वैसे आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में सुना भी होगा, तो लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है किंग्स के बारे में, तो वो बड़े ही लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे, बहुत शान शौकत से रहते थे, उनके बहुत सारे सर्वेंट्स वो रखते थे। तो वो, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, कुछ किंग तो एक्टिव होते थे, लेकिन उस टाइम पे जो राजा होते थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे? जागीरदार के ऊपर डिपेंड थे। ओके, और जागीरदार जो विलेजेस में है, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालता था? हेडमैन संभालते थे। और विलेज पंचायत हेल्प हिम हीज वर्क, और साथ की जो विलेज की पंचायत होती थी वो हेडमैन की हेल्प करती थी। जैसे आपने देखा होगा, गांव में पंचायत होती है और सरपंच होता है, सरपंच की हेल्प है जो अदर पंचायत मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, मिलकर सारा काम करते हैं। उसी तरह जो एंशियंट टाइम में भी ऐसा ही होता था। द सोर्स ऑफ द इनकम, कि इनकम के सोर्स क्या थे, कहाँ से वो इनकम अर्न करते थे? तो सोर्स मेन आप करोगे, ठीक है, मेन उस टाइम एंशियंट टाइम में चीफ सोर्स क्या था, मेन सोर्स क्या था इनकम का? वो था लैंड रिवेन्यू। ओके, बाय लैंड रिवेन्यू दे गोट मोर इनकम।
लैंड रिवेन्यू से वो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते थे, ठीक है, और वो फिक्स था, ठीक है ना, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो फिक्स था। इट वाज चार्ज फ्रॉम 1/6 to 1/10 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर जितना भी प्रोडक्शन आपका हुआ है, जितना भी प्रोडक्ट हुआ है, मीन्स अर्निंग हुई है, खेती हुई है जितनी भी, उसका 1/10 पार्ट और 1/6 पार्ट, ठीक है, वो उनको एज अ रिवेन्यू किसको देना होता था, जागीरदार को पे करना होता था, फार्मर को, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ये ले लो 100 रुपीज़, अगर उन्होंने क्या किया है 100 रुपीज़ अर्न किए हैं मान लो, तो उसमें से क्या है 6 रुपये या 10 रुपये वो क्या है टैक्स के रूप में वो दे देगा, ठीक है ना। द अदर सोर्स ऑफ इनकम वर द टैक्सेस लेव्ड ऑन द कॉमर्स एंड द ट्रेड। जो दूसरे टैक्स थे, मेन टैक्स तो ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता था, वो लैंड रिवेन्यू से आता था। दूसरे टैक्स कहाँ से आते थे, जो थोड़ा बहुत और भी टैक्स कलेक्ट होते थे, वो जो ट्रेडर होते थे, और साथ कॉमर्स यानी कि जो शॉपकीपर्स वगैरह होते थे, मार्केट जो होती थी उसमें शॉप्स जिनकी होती थी, उनके ऊपर भी टैक्स लगता था, ठीक है ना। तो कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या रहेगा, जो आप भी सामान बाहर से मंगवाते हो या भेजते हो, यानी कि एक प्लेस से, एक विलेज से दूसरे विलेज में अगर आपको ट्रेड करना है, या किसी दूसरे स्टेट में आपको ट्रेड करना है, या वहाँ से कोई ट्रेडर आपके यहाँ, यानी कि जो भी उस टाइम पे जागीरदार होते थे उनके यहाँ आके अपना कोई भी थिंग है वो सोल्ड करना चाहता है या कोई बाय करना चाहता है, तो उनको भी क्या है ड्यूटी देनी होती थी, यानी कि टैक्स देना होता था, ठीक है ना। इनलैंड ट्रांजिट ड्यूटी वर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ स्टेट इनकम। इनलैंड ट्रांजिट ड्यूटी यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो क्या है, तो भी टैक्स देना होता था, ठीक है। तो यानी कि प्लेस को स्थानांतरित करेंगे, रिप्लेस करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट जैसे होता है, तो अगर वो करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स देना होता था। तो ये सारे के सारे क्या है, मेन सोर्स हैं, किसके, इनकम के सोर्स हैं, ओके। राजपूत के टाइम पे क्या था, कॉमर्स और ट्रेड है फ्लोरिशिंग स्टेज पे था, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड इंडिया हैज़ अ ब्रिक्स ट्रेड विद द मेडिटेरियन। तो जो हमारी 10th सेंचुरी थी, 10वीं शताब्दी थी, उस दौरान में क्या है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन वर्ल्ड है, जो मेडिटेरियन के आसपास की कंट्री हैं, और इसके साथ ही वेस्ट इंडिया की कंट्री है, मीन्स आप इंडिया का मैप है यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, जो वर्ल्ड के मैप में है, यू कैन सी हेयर इन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। यहाँ पर इंडिया हो गया, तो इंडिया के वेस्ट में जो कंट्री थे इस साइड की, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ मेडिटेरियन सी है, तो इस पर ये आसपास के जो कंट्री हैं, मेडिटेरियन वर्ल्ड बोला जाता है, वेस्ट ये यहाँ पे हैं। तो इंडिया का ट्रेड है इस वे से, ठीक है, इंडिया का ट्रेड है इन कंट्री के साथ होता था। तो यहाँ पर भी क्या है, जो भी ट्रेडर्स होते थे उनसे भी क्या है एज अ टैक्स ड्यूटी ली जाती थी, तो उससे भी क्या है स्टेट को इनकम हो रही थी। इसके अलावा क्या है, जैसे इंडियन ट्रेडर हैं, यहाँ पर अपनी चीज़ें सोल्ड करने के लिए जा रहे हैं, इन देशों में अपने सोल्ड करने के लिए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे इनका जो लैंड है वो यहाँ से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट के अलावा जो अफ्रीका की अदर कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया का जो ट्रेड है एंशियंट टाइम में भी क्या है, जो अफ्रीका की कंट्री है उनके साथ भी इंडियन ट्रेडर हैं, यहाँ पर आते जाते थे, इंडिया का ट्रेड उनके साथ होता था, यानी कि भारत के लोग हैं, इनके साथ भी व्यापार करते थे, ओके। इसके अलावा क्या है, जो ट्रेडर्स होते थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है। ग्रुप किस लिए बनाया हुआ था, जो मर्चेंट्स होते थे उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इंटरेस्ट को, जो भी उनके बेनिफिट थे उनको इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग ब्याज नहीं है, ठीक है ना। तो उनके उसके लिए क्या किया रखा था कि ताकि उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके बेनिफिट हैं या उनके फेवर में जो जो चीज़ें हैं वो सेफ रहें, उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था जिसको हम क्या बोलते थे, गिल्ड्स,
ठीक है। गिल्ड्स इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड एंड मर्चेंट। ये ट्रेडर्स जो होते थे और मर्चेंट्स जो होते थे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, संगठन होता था। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंडिया बिकम अ वेरी रिच। तो इसकी वजह से कि वो अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, उनके जो भी उनके फेवर में चीज़ें होती थी, जो भी उनके बेनिफिट थे, उनके लिए क्या है, गिल्ड्स स्ट्रगल कर रहे थे, तो कोई भी उनको हार्म नहीं कर सकता था, नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो ट्रेड की वजह से इंडिया है वो रिच होता गया। ठीक है। राजा है वो भी रिच होते गए। ट्रेड ज़्यादा हो रहा था, अदर कंट्री से हो रहा था, इसलिए जो राजा लोग थे उन्होंने क्या किया, जो ट्रेडर्स हैं और मर्चेंट हैं उनके लिए क्या बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए। ठीक है ना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर, और इसके अलावा जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाए, यानी कि जो चैरिटेबल में क्या रहता है कि हम अपना कुछ पार्ट है दान दे सकते हैं। ठीक है। सेवा के लिए जो संस्थाएं बनाई गई, और विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए क्या बनाए उन्होंने, रेस्ट हाउस बनाए गए, ताकि कोई भी ट्रेडर्स बाहर से आते हैं, उस टाइम तो सारे क्या थे, पैदल यात्रा करते थे, तो बाहर से आएँ और यहाँ पे आके वो आराम कर सकें। नेक्स्ट हमारा आर्मी आता है कि उस टाइम पे आर्मी किस तरह की थी। जो राजपूत थे उनकी आर्मी भी डिवाइड थी, यानी कि आर्मी रखते थे, और आर्मी में किस तरह के जो सोल्जर्स थे वो थे, कैसे थे, कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री, क्लेवरी एंड द सम क्रॉप ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें सेना में कौन कौन थे, पैदल सेना होती थी, यानी कि जो पैदल ही वॉक ऑन फिट वो फाइट करते हैं। ठीक है। पैदल फाइट करते हैं। क्लेवरी होती थी, घुड़सवार होते थे जो घोड़े पे फाइट करते हैं। इसके अलावा कुछ टुकड़ियाँ, यहाँ पे क्रॉप्स, यहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, जो एलिफेंट के ऊपर बैठ के फाइट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप की थी, इन्फेंट्री थी, क्लेवरी थी और क्रॉप ऑफ एलिमेंट्स था। समटाइम क्या होता था, जो एलिफेंट वाली जो ग्रुप है वो वीक भी हो जाता था, यानी कि वीकनेस जो मिलिट्री की एक वीक पॉइंट माना जाता था, क्योंकि क्या होता है, एलिफेंट है वो स्लो चलते हैं, थोड़ा सा उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन कई बार क्या है, वो स्ट्रेंथ भी बन जाती थी किसी भी आर्मी की। स्ट्रेंथ कैसे बनती थी, ताकि ऊपर से बैठ के ईजिली नीचे की साइड वो क्या है, अटैक ईजिली कर सकते हैं। तो इस वजह से जो एलिफेंट क्रॉप है वो स्ट्रेंथ भी होती थी और क्या है, वीकनेस भी होती थी। द राजपूत हैड ग्रेट पैशन ऑफ द फॉर वॉर। राजपूत जो होते थे, राजपुत्र जो होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा पैशन होता है, किसके लिए, युद्ध के लिए। ठीक है। कुछ भी बात हो जाए वो लड़ने के लिए चल देंगे। तो इसी तरह है कि उनके अंदर पैशन है वॉर का, कि कोई भी युद्ध हो उसको हम जीतेंगे। दे वर रियली ब्रेव, वो सच में ब्रेव हैं, उत्साहित हैं और क्या है, देशभक्त होते हैं। बट दे आर नॉट हैविंग मच पॉलिटिकल इंसाइट, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल इंसाइट है, राजनीतिक दूरदृष्टि है, वो अच्छी नहीं थी। दे लेड टू देयर डाउनफॉल, और जिसकी वजह से क्या है, वो नीचे गिरने लगे। पॉलिटिकल इंसाइट में क्या रहेगा, यानी कि वो दूर की नहीं सोचते थे, कुछ भी डिसीजन है वो लंबा सोचकर डिसीजन नहीं लेते थे, कि अगर हमने किसी के ऊपर अटैक किया है या किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो उसके बारे में पूरा डीपली नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से क्या है, वो क्या हो गए, डाउनफॉल होते गए, यानी कि उनका पतन होता गया। नेक्स्ट हमारा आता है राजपूत सोसाइटी। उस टाइम पे सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी एज यू नो, सोसाइटीज वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ओके। एज यू नो, सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो कास्ट है वो 4 कास्ट सिस्टम उस टाइम पे था, और कास्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। 4 टाइप कौन से थे, फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण सोसाइटी, सेकंड इज क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य एंड फोर्थ इज शूद्रा। तो जो ब्राह्मण है वो क्या होते थे, वेरी रिच होते थे। ठीक है। रीज़न क्या था, वो इतने अमीर क्यों होते थे, उनको फ्री ग्रांट मिलती थी। ठीक है। ग्रांट ऑफ लैंड किससे मिलती थी, राजा से मिलती थी। ठीक है। राजा उनको फ्री में ही ऐसे ही खुश होकर दान में दे दिया, कोई हवन करवाया तो भी दान में दे दी है, लैंड दान में करते थे। उस टाइम पे लैंड बहुत ज़्यादा होती थी,
पॉपुलेशन कम थी ना, इस वजह से लैंड ज़्यादा होती थी, राजा लोग ऐसे ही दान में दे देते थे। दूसरा फंक्शन क्या था, जो ब्राह्मण थे उनका और काम क्या था, दे ऑल्सो एक्टेड द एज द टीचर, वो टीचर का भी रोल प्ले करते थे। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट पोइट यानी कि जो दरबार, राजा का दरबार होता था, उसमें पोइट होते थे। पोइट में क्या होता है, वो कविताएं सुनाते रहते हैं, किसकी, किंग की प्रेज में, राजा की प्रशंसा के रूप में। और बायोग्राफर ऑफ किंग, और इसके अलावा क्या है, राजा की प्रशंसा करते थे और उनकी आत्मकथा लिखते थे। ठीक है ना, ब्राह्मणों का काम था ये। नेक्स्ट हमारा वैश्य आता है। वैश्य भी बहुत रिच होते थे, और वैश्य में क्या होते हैं, कौन आता है इसमें, जो ट्रेडर होते हैं और मर्चेंट होते हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो वैश्य कास्ट में आते थे, तो ऑब्वियसली ये जो व्यापार करते हैं वो अमीर तो होंगे ही। ठीक है ना, जो कॉमर्स का सारा डिपार्टमेंट था वो किसके हाथों में था, वैश्य के हैंड में था। नेक्स्ट हमारी क्षेत्रीय आती है। क्षेत्रीय एज यू नो बिकम द रूलर एंड सोल्जर्स। क्षेत्रीय कौन होते थे, रूलर होते थे और सोल्जर होते थे। स्टूडेंट यू विल डू एज वेल एज अंडरलाइन दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, आप साथ के साथ अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन विल हेल्प इन इंटरनल क्वेश्चन। जो अंडरलाइंस है वो आपकी हेल्प करेंगे किसमें, इंटरनल क्वेश्चन फाइंड करने में। आपको इजी रहेगा जब आप मेन पॉइंट है वो रिवाइज करोगे। ओके, तो क्षेत्रीय है वो रूलर होते थे और सोल्जर होते थे, और उनके अंदर क्या होता और क्या होता था उनके पास, दे हैड हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, समाज में उनकी पोजीशन है वो हाई होती थी। नेक्स्ट हमारी आती है अनटचेबिलिटी, वो किस में थी, छुआछूत किस में थी, शूद्रा। फोर्थ कास्ट आती है शूद्रा, ये सबसे लोअर कास्ट थी, और इनको कहाँ पर, गांव में रहने का, यानी कि शहर से वो बाहर रहते थे, गांव में रहने की या शहर में रहने की परमिशन नहीं थी। शूद्रा वर नॉट अलाउड टू स्टे इन टाउन्स। ठीक है, दे वर ट्रीटेड मर्सीलेसली, उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता था। ठीक है, द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वर वेरी बैड। तो उस टाइम में सोसाइटी में क्या था, जो किसान थे उनकी कंडीशन भी बहुत बुरी थी, अच्छी नहीं थी कंडीशंस, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो उनका टैक्स में ही चला जाता था। ठीक है ना, और वो उनके खुद की लैंड है लेकिन वो ओनर नहीं होते थे, और जो भी जागीरदार होता था वो उनसे अच्छा बिहेव नहीं करता था। ठीक है, द फॉरनर्स वर ऑल्सो ट्रीम्ड एज आउट कास्टेज। जो फॉरनर्स थे उनको भी आउटकास्ट के रूप में ट्रीम्ड किया जाता था। एक ओके, तो आप कह सकते हो जो सोल्जर्स हैं उनको भी किस तरह आउटकास्ट, यानी कि जो बाहरी कास्ट, यानी कि हमारे जो 4 पार्ट थे उससे भी बाहरी उनको माना जाता था, यानी कि पता नहीं कौन आ गए हैं। बायकॉट हम कह सकते हैं कि उसका बायकॉट भी किया जाता था, जो ट्रेडर्स जो फॉरनर्स आ जाते थे, बहिष्कृत। एक्चुअल में जो रहेगा वो यही रहेगा कि जो फॉरनर्स थे उनको भी बहिष्कृत किया जाता था। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रीच्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वो बहुत ज़्यादा जटिल था, रीच्ड था यानी कि कठोर था। जो कास्ट सिस्टम है तो राजपूत के टाइम पे बहुत ज़्यादा कठोर था। वेरियस वाइसेस लाइक ड्रिंकिंग, बहुत सारी जो उनकी बीमारी मीन्स बुराइयाँ, ठीक है, बहुत सारी बुराइयाँ लोगों में थी। शराब पीना, ठीक है, ड्रिंक करना, गैम्बलिंग है, ईटिंग ओपियम है। इसके अलावा वो क्या है, गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, मांस खाते थे, ठीक है, और शराब पीते थे। तो इस तरह की बुराइयाँ कहाँ थी, सोसाइटी में थी। ओके, आई थिंक आपको जो सोसाइटी की कंडीशंस कैसी थी उस टाइम में, सोसाइटी किस तरह से रहती थी, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस ऑफ वुमेन। उस टाइम पे हमने सारी चीज़ें देखी कि सोसाइटी में कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए उस टाइम पे जो वुमेन की कंडीशन थी वो बेटर थी। ठीक है, वुमेन ऑक्यूपाइड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन राजपूत सोसाइटी। राजपूत में क्या है, वुमेन एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थी, यानी कि एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही थी। वुमेन को क्या है, अपना जो हस्बैंड है वो चूज़ करने का राइट था। स्वयंवर, आपने रामायण में भी देखा होगा, स्वयंवर यानी कि अपना वर है जो स्वयं चूज़ कर सकती है, अपना वर खुद ढूंढ सकती है वो। ठीक है, वुमेन गोट हायर एजुकेशन ऑल्सो। इसके अलावा वुमेन्स हैं वो क्या है, हायर एजुकेशन भी लेती थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई भी उस टाइम पे थी। दे वर वेरी ब्रेव,
बहादुर भी होती थी। बहादुरी के तो आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत देखी होगी, ठीक है। ओके, जो मूवी है आपने देखी है, पद्मावत मूवी देखी है, उसमें किस तरह से जो उस टाइम की लेडीज़ थी, राजपूतों की जो औरतें थी, वो जब कोई अदर्स है, मुस्लिम है, अटैक कर देते हैं, अटैक करने पे क्या होती है, वो सारी की सारी आग में कूद जाती हैं। तो ये उनकी ब्रेवरी है। साथ के साथ आपने देखा भी है कि युद्ध में भी जाने के लिए वो तैयार रहती हैं। और क्या होता था उस टाइम पे, देयर वाज नो पर्दा सिस्टम। इसके अलावा क्या था, वहाँ पे कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। जैसे मुस्लिम लोगों में क्या था, मुस्लिम की वजह से ये पर्दा सिस्टम चला है, जो घूंघट वगैरह की प्रथा है, कस्टम हम कह सकते हैं, ये मुस्लिम के टाइम से चला है, ठीक है। लेकिन राजपूत के टाइम में इस तरह की कोई बाउंडेशन लेडीज़ के ऊपर नहीं थी कि वो उनको घूंघट करना है या नहीं करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, मर्जी थी उनकी। पॉलीगैमी वाज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा क्या थी, पॉलीगैमी है वो कॉमन थी। पॉलीगैमी क्या रहेगा कि जो राजा लोग थे वो एक से ज़्यादा रानियां रखते थे, यानी कि इसको हम बोलेंगे बहुविवाह, मल्टी मैरिज भी बोल सकते हैं हम, कि बहुविवाह, एक राजा जो है वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे, ये उस टाइम पे कॉमन था, ठीक है। आप लोगों ने सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि एक राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं, तो ये कॉमन था उस टाइम पे। जर्नली वुमेन वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। और जर्नली सामान्यतः क्या है, लेडीज़ को उससे नीचा समझा जाता था। नीचा इन द सेंस, जो मेल पर्सन है, यानी कि मेल लोग हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड है, तो इस करके जो लेडीज़ को मेल से नीचे समझा जाता था, उसे छोटा समझा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलीजन आता है। रिलीजन में क्या रहता है, ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, राजपूत के पीरियड में क्या था, हिंदुज़म रिवाइव बाय शंकराचार्य रामानुज, अंडरलाइन दैम एज वेल एज। जो हिंदुज़म है, हिंदुत्व को किसने बढ़ावा दिया है उस टाइम पे, शंकराचार्य हुए हैं, रामानुज हुए हैं, अदर रिलीजियस टीचर भी हुए हैं, ठीक है। अदर टीचर्स के साथ प्रीचर्स हुए हैं, यानी कि उपदेश देने वाले जो होते हैं वो भी हुए हैं। पीपल इन द नॉर्दर्न इंडिया स्टार्ट वर्शिप लॉर्ड शिवा। उत्तरी भारत में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें क्या थे लोग, किसकी पूजा करते थे, शिवा की पूजा करते थे, ठीक है। एंड विष्णु ड्यूरिंग दिस पीरियड, शिवा की और विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है, विष्णु भगवान की। मैनी टेम्पल ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस वर बिल्ट। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए हैं, किसके लिए, हिंदू देवी देवताओं के। पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हिंदू फेस्टिवल सच एज होली, दीपावली, दशहरा। इसके अलावा जो लोग हैं वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, दिवाली, दशहरा, होली। They began to read religious book like Mahabharata and Ramayana as a result of the spread the भक्ति movement। तो वो जो हमारी रिलीजियस बुक हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, उनकी स्टडी करते थे। कौन सी हैं वो, हमारी महाभारत और रामायण बुक हैं, उसको रीड करते थे। इसके अलावा इस तरह से क्या रहा, जब लोग इस तरह से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, होली बुक्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है, जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन है, वो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। द जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन received a great setback. Moreover, as the Rajput were fond of warfare, they did not adopt basic principle of Buddhism and Jainism, अहिंसा। तो इसमें क्या है, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड तो हुए, लेकिन वो क्या है, थोड़े से बैकफुट पे रहे, थोड़े से पीछे रहे। रीज़न क्या था, जो राजपूत थे वो क्या करते थे, वॉर के, यानी कि युद्धों के फेवर में थे, ठीक है। जो राजपूत है वो युद्ध करते थे, लड़ाई वगैरह करते थे, जबकि जो जैन है और बुद्धिज़्म है, दोनों के जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि हिंसा को त्याग दो, वॉयलेंस को छोड़ दो। तो वो उसको एडोप्ट नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से क्या है, वो सेटबैक थे, यानी कि थोड़ा सा बैकफुट पे थे। हिंदुज़्म को ज़्यादा स्प्रेड किया गया था, उसको ज़्यादा एडोप्ट किया गया था। तो जो राजपूत लोग थे वो ज़्यादातर क्या, सारे ही क्या थे, हिंदू थे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी की कंडीशंस थी उस टाइम पे। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।